स्टूडेंट्स, आज कर्तव्यों का पूरा कंक्लूज़न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैंने सारे कर्तव्यों के बारे में आपको बड़ा डिटेल के अंदर बता दिया है और अब मैं आगे इसके अंदर बात करना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा एक कर्तव्यों के बारे में बता दूँ कि असल के अंदर मूल संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख किया ही नहीं गया था। बाद में इन कर्तव्यों को जोड़ा गया और जोड़ने के साथ ही इसके अंदर ये व्यवस्था की गई थी कि लोग इसको स्वतः पालन करने लग जाएंगे, लेकिन अभी तक भी स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। अगर हम देखें मूल कर्तव्यों की जो आलोचना अगर हम करने की कोशिश करें तो इसकी प्रमुखतः निम्नलिखित 3-4 आधारों पर आलोचना की जाती है। सबसे पहली बात है कि कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक मेरी निगाह के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके की आलोचना हो सकती है, क्योंकि जब आप किसी को दंड ही नहीं देंगे तो हमारे यहाँ की प्रकृति इस प्रकार की हो चुकी है कि हम उन सब चीज़ों का पालन करने को तैयार ही नहीं होते। अगर हमने वास्तव में इस दंड की व्यवस्था को बनाए रखा होता, हमने इस दंड की व्यवस्था को रखा होता, तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम अधिकारों के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे कर्तव्यों के लिए भी लालायित रहते हैं। कोई भी राष्ट्र तभी राष्ट्र की श्रेणी के अंतर्गत आ सकता है, कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके नागरिक अपने कर्तव्य को समझें। बिना कर्तव्यों को किसी भी हालत के अंदर आगे आप बिना कर्तव्यों का पालन किए बिना बात में आप ना किसी भी स्थिति के अंदर अधिकारों की बात नहीं कर सकते। मैंने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस सुना है, फर्स्ट डू देन डिज़ायर, यानी कि पहले आप करो और उसके बाद आशा करो। और यही स्थिति मैं इस कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में मानता हूँ कि पहले आप उसका पालन करें और उसके बाद आप अधिकारों के संबंध में बात करें। और इसलिए मेरे को वो बात सही लगती है न्यायमूर्ति भगवती ने जो कही थी कि हर हालत के अंदर ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इस देश के अंदर पहले अधिकार पढ़ाए जाते हैं और बाद में कर्तव्यों का पालन किया जाता है। वास्तव में तो होना ये चाहिए कि पहले कर्तव्य बताए जाएं और उसके बाद के अंदर अधिकारों की बात की जाए। इसके साथ ही मैं निश्चित रूप से ये चाहूँगा और ये आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि चाहे इसके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं है और आप लोगों ने इसका पालन करा या नहीं करा, लेकिन आज से आप ये कोशिश करें कि हर हालत के अंदर इन कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ करें। अगर आप कर्तव्यों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और ये एक अपने आप के अंदर एक नई दिशा देश को देने की कोशिश करेगा। नहीं तो कभी ना कभी तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि कर्तव्य के उल्लंघन पर भी दंड का व्यवस्था राज्य को करनी पड़ेगी। ये इसके अंदर स्पष्ट रूप से बात है। दूसरी आलोचना जो मेरी निगाह के अंदर है उसकी भाषा की अस्पष्टता है। कहने का मतलब है कि कई जगह जो भाषा दी गई है मैंने उसको जैसे अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है आप लोगों के सामने, किताबों में कहीं भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो कर्तव्य लिखते समय, कर्तव्य बताते समय उस भाषा के अंदर क्या संविधान निर्माता ने तो नहीं लिखा, लेकिन उसके बाद के अंदर जब कर्तव्यों को समाहित किया गया तो जिन लोगों ने कर्तव्यों के बारे में पूरी एक्सरसाइज करी तो उनको इसकी भाषा को स्पष्ट करना चाहिए। वे क्या चाहते हैं नागरिक से और एक राज्य किस रूप के अंदर अपने नागरिकों से उन कर्तव्यों का निर्वाह करवाना चाहता है, और उसके लिए उसकी भाषा की स्पष्टता आवश्यक है। और ये मेरा मानना है कि आज अगर पहले नहीं हुआ तो कम से कम आज की तारीख में तो इसकी भाषा की स्पष्टता कर देनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को समझ में आ सके कि हाँ यहाँ पर इसका मतलब ये है। मैंने अपनी तरफ से जो समझा मैंने आप लोगों को बताया कि राज्य ये चाहता है का, हो सकता है राज्य इसके अतिरिक्त भी और कुछ चाहता होगा और इससे ज़्यादा भी चाहता हो, तो आप लोगों को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आप अपने लेवल पर भी देखें कि इसके अंदर और ज़्यादा क्या हो सकता है। तीसरी आलोचना जो है अत्यधिक आदर्शवादी है। कई बार हम चीज़ों को इतना ज़्यादा आइडियलिज्म की तरफ ले जाते हैं, इतनी ज़्यादा आदर्शवाद की तरफ ले जाते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं होती। मेरा मानना है कि आदर्श वहीं तक ठीक रहता है जब तक कि आप ना छोटे लेवल पे बात कर रहे हो या आध्यात्मिक लेवल पे बात कर रहे हो। अध्यात्म में तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़ी बात है। आदर्श निश्चित रूप से मैं कहता हूँ ये छोटे का लेवल का मतलब ये नहीं, लेकिन हाँ उसका एक रूप बड़ा होना चाहिए, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। लेकिन जब इस प्रकार की चीज़ों वहाँ पर अत्यधिक आदर्शवादी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। एक तरह से उस प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर सिद्धांत नहीं हो के व्यवहार की व्यवस्थाओं को ज़्यादा डाला जाना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं कि इन कर्तव्यों का सही रूप में पालन हो जाएगा। ये स्थिति इसके अंदर हो जाएगी। और जो लास्ट इसके अंदर एक आलोचना मेरे दिमाग में वो शासन के अत्याचार की आशंका कि हो सकता है कि कई बार अगर ये जो दंड का प्रावधान नहीं किया गया वो उसके पीछे ये भी एक लॉजिक रहा हो कि कल को इसका दंड का प्रावधान करेंगे तो
तो शासन कहीं अत्याचारी ना हो जाए। अब यहाँ एक तरह का दोनों प्रकार की स्थिति है। हम खुद ही ऐसा चांस क्यों दें राज्य को कि वो हमारे ऊपर अत्याचार करने की स्थिति के अंदर आए। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता रहे। संविधान ने अपने कर्तव्य बता दिए हैं कि साहब आपको कि साहब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये आज हमारे जैसे दूसरे देश हैं उनके अंदर भी तो लोग कर रहे हैं, तो हमको भी इन सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। अगर हम ये सब चीज़ देखते रहते हैं तो इन आलोचना का कोई मूल्य नहीं रह जाता और फिर वास्तविक रूप से इन कर्तव्यों की स्थिति एक बहुत अच्छे रूप के अंदर हो सकती है। इसलिए मैं एक तरह से सार रूप में ये कहूँगा कि कितनी आलोचनाओं के बावजूद ये कहा जा सकता है कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आज जो हम कटिबद्ध हैं और इस कर्तव्य के पहले भी और कर्तव्य के बाद भी लोग आज की तारीख में इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर देश के लिए ज़्यादा सोचते हैं, इसके अंदर थोड़ा और सकारात्मक देख लेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि इन कर्तव्यों का जो मूल्य है या कर्तव्यों का जो एक तरह का भाव है वो पूरा हो जाएगा। और यही मेरी आशा हैगा। और मैं आप लोगों को खाली यहाँ बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक चैप्टर के रूप में इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक किताब के रूप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसको व्यवहार में लाने के लिए कह रहा हूँ। और यही मेरा उद्देश्य भी है और आप भी अपना यही उद्देश्य बनाएं। आज यहाँ तक, बाकी बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।